बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। गुनाह में जितनी लज्जत है उतना उसका बोझ इंसान को दुनिया के सामने छोटा कर देता है। ज़िना ऐसा गुनाह है जो वक्ती सुकून तो देता है मगर कभी कभी ऐसी ज़िल्लत से दोचार कर देता है कि इंसान खुद को ज़िंदा ज़मीन में गाड़ दे, तब भी वो ज़लालत कम नहीं होती। मैंने भी वक्ती तस्कीन और हवस के लिए एक लाश के साथ ज़िना जैसा पस्त काम किया और फिर उसकी ऐसी सज़ा झेली थी कि मेरी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो गई। मेरी सादा शराफत भरी ज़िंदगी में वो वक्त तब आया जब मेरा अचानक तबादला हो गया और मुझे दूसरे शहर जाना पड़ा। एक तो शहर अनजान था, इस पर रिहाइश का मसला भी दरपेश था। किराए पर घर बहुत महंगे थे, एक दो कमरे का छोटा घर फौरी मिल नहीं रहा था। फिर अल्लाह अल्लाह करके मुझे एक छोटे से बाजार में मौजूद मोहल्ले में एक घर मिल गया। ये घर छोटा नहीं था, इसमें एक पूरा घर पहले भी रहता रहा है, मगर अब घर अचानक फारिग हो गया और नए किराएदार ढूंढने में वक्त लग जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें सस्ते में दे रहा हूँ। मालिक मकान ने मुझे घर दिखाते हुए जताकर कहा तो मैंने एक तायराना निगाह घर पर डाली। वो वाकई 3 कमरों का काफ़ी बेहतर हालत में घर था। मुझ जैसे अकेले मर्द के लिए वो घर बहुत बड़ा था, मगर इसका किराया निहायत मुनासिब था। बमुश्किल 2000 में मुझे वो पूरा घर मिल रहा था। तुम चाहो तो पूरा घर तसल्ली से देख लो, फिर मुझे बता देना। मोहल्लेदार यहाँ बहुत अच्छे हैं, तुम्हें कभी किसी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। मेरा घर भी यहीं करीब है। मालिक मकान ने मुझसे कहा तो मैंने इत्मीनान से सर हिला दिया। मुझे इस घर ने मुतमिन किया था, मुझे घर अच्छा लगा था। मुझे पूरा घर देखने की ज़रूरत नहीं थी, वैसे भी मेरी रहाइश एक कमरे में होगी। मैंने लापरवाही से कहा तो मालिक मकान के चेहरे पर एकदम सुकून सा छा गया था, यूँ जैसे उसके सर से बोझ सा उतरा हो। मैंने तवज्जो नहीं दी कि आखिर वो मुझे सस्ते में इतना बड़ा घर क्यों दे रहा है, जबकि वो घर अच्छा खासा बड़ा और साफ सुथरा था। पेंट भी नया नया किया हुआ था। वो चाहता तो किसी बड़े घराने को आराम से 7-8 हज़ार में दे सकता था। मैंने यही सवाल मालिक मकान से किया तो उसने सिरसरी लहजे में कहा, पहले यही घर 10-12 हज़ार में किराए पर लगा रहा। एक दिन पहले यहाँ पर किराएदार उठ कर गए हैं, मैं अब कोई और किराएदार ढूंढ लेता, मगर तुम्हारे बारे में भी मुझे मेरे भाई ने बताया, इसलिए तुम्हें ये घर दे रहा हूँ। मालिक मकान की बात पर मैंने तशक्कुर से उसे देखा। मेरी मजबूरी थी कि मेरे अचानक तबादला हो गया था, वरना अपने शहर में मेरा अपना घर था, मुझे कभी किराए के घर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरी शादी हो चुकी थी, मगर बीवी को अपने साथ लाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि पीछे मेरी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। मजबूरन मुझे अकेले यहाँ पर आना पड़ा था। मेरे लिए रिहाइश ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे ऑफिस में साथ काम करने वाले एक लड़के ने मुझे इस घर का बताया था। ये घर उसके भाई का था। मालिक मकान से 2000 किराए पर बात तय करके मैंने अपना सामान एक कमरे में रख दिया। मालिक मकान वहाँ से चला गया, मगर जाते जाते बोला मैं ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, मगर कभी कभी घर में चक्कर लगाता रहूँगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो घर को साफ रखते हो या नहीं। मुझे इससे क्या मसला हो सकता था। मैंने भी कह दिया ठीक है। मैं ताज़ा दम होकर बिस्तर पर लेट गया था। उस वक्त मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतना बड़ा घर मुझे मालिक मकान ने किस मजबूरी के तहत दिया था। मैं तो खुश था, सस्ता घर मिल गया है। शाम को उठकर जब मैं करीबी बाजार में खाना लेने गया तो चंद दुकानदारों से सलाम दुआ हुई। मैंने इस घर में अपने शिफ्ट होने का बताया तो मुझे सब अजीब नज़रों से देखने लगे। एक दुकानदार ने सिरसरी लहजे में मुझसे कहा, भाई साहब वैसे आप अकेले बंदे हैं, आपके लिए इतना बड़ा घर मुनासिब नहीं है, आपको तो किराए पर कोई एक ही कमरा लेकर रहना चाहिए था। दूसरा शख्स अचानक बोला, एहतियात से रहना, अकेले शख्स हो, ऐसा ना हो तुम्हारे साथ कोई हादसा हो जाए तो किसी को खबर ही ना हो। उसके जुमले पर ठिठक गया था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लोग मुझे इस घर में रहने से मना करना चाह रहे थे। मैंने सर झटक दिया। मैंने कहा एक कमरा भी आजकल ऐसे ही किराए पर मिलता है। पूरा घर सस्ते में मिल रहा था तो मैंने ज़्यादा सोचो विचार नहीं की। वैसे भी मेरे लिए कमरा ढूंढना कदरे मुश्किल हो रहा था और मैंने सारा दिन दफ्तर में होना है, रात को घर आऊँगा, मेरे साथ क्या हादसा पेश आएगा। मेरे जवाब पर वो दुकानदार बोला, नहीं कोई बात नहीं है, परेशान मत हो। इसके बाद मैंने ज़्यादा किसी से बात नहीं की थी, मगर जब मैं वहाँ से जाने लगा तो मैंने सुना कि पीछे वो मर्द आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में बातें करने लगे थे। मुझे महसूस हुआ था जैसे वो इसी घर की बात कर रहे थे जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ था, मगर फिर मैं उसे वहम समझकर चला आया। अभी मुझे घर की सफाई करके सामान सेट करना था। एक दिन बाद मुझे नए दफ्तर में ज्वाइनिंग देना थी। मेरे पास ज़्यादा वक्त इधर उधर बैठकर बातें करने का नहीं था, इसलिए वो बातें नज़रअंदाज कर दी। रात के वक्त मैंने खाना खाकर अपने घर कॉल मिला ली। बातें करते हुए मैं किचन में गया ताकि अपने लिए चाय बना सकूं। किचन में यहाँ वहाँ चलते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किचन के फर्श के नीचे कोई खला था।
ادھر کا فرش کچھ زیادہ ہی آواز پیدا کر رہا تھا۔ میں کال پر مصروف تھا اس لیے زیادہ توجہ نہیں دی۔ اگلے روز میں نے گھر کی صفائی شروع کر دی۔ میرے گھر میں ہمیشہ صفائی کا خیال رکھا جاتا تھا، اس لیے اس گھر کی مٹی، دھول اور اضافی سامان مجھے الجھن دے رہا تھا۔ مگر صفائی کے دوران جب بھی چائے پانی کے لیے میں کچن میں جاتا، مجھے کچن کا فرش ٹھٹکا دیتا تھا۔ مصروفیت میں توجہ نہیں دی۔ دوپہر ہوئی تو میں پھر سے سودا سلف کے لیے بازار گیا۔ لوگ مجھ سے کھوجتے ہوئے لہجے میں اس گھر کے بارے میں سوال کرنے لگے تھے۔ کوئی مشورہ دینے لگا کہ مجھے اس اکیلے گھر میں ڈر لگے گا، میں گھر بدل دوں۔ مجھے حیرت ہوتی تھی آخر وہ سب لوگ اس گھر کو لے کر اتنے متجسس کیوں تھے۔ ایک روز پہلے ساری تفصیل پوچھنے کے بعد پھر سے سوال دہراتے، وہ لوگ جانے کیا سننا چاہتے تھے۔ مجھے وہاں بھی دوسرا دن تھا اور لوگوں کے سوالات نے اچھا خاصا الجھا دیا تھا۔ میں دکان سے دودھ لینے گیا تو ایک عورت نے رازداری سے مجھ سے نہایت عجیب سوال کیا تھا، جس پر میں بری طرح ٹھٹک گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی، بھائی اس گھر میں آپ کو کچھ عجیب محسوس نہیں ہوا؟ ہم نے تو سنا ہے وہاں راتوں کو رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں سنا۔ وہ عورت سر ہلا گئی، کہنے لگی، پہلے کرایہ دار تو خوف کے مارے ایک ہی دن میں سامان لے کر وہاں سے بھاگے، ان کے ساتھ حادثہ ہی ایسا ہوا تھا۔ خیر اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ وہ عورت کچھ بولتے بولتے رک گئی تھی۔ دکاندار نے اسے دودھ کا شاپر پکڑایا تو وہ بڑبڑاتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ میں الجھ کر رہ گیا، وہ عورت ایسی بات کیوں کر رہی تھی؟ میری کھوج میں پڑنے کی زیادہ عادت نہ تھی، اس لیے بات جہاں روکتی تھی میں وہیں روک کر چل پڑتا تھا۔ زیادہ سوال و جواب نہیں کرتا تھا، مگر میں اس معاملے کو نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ لوگوں کی مشکوک باتیں مجھے الجھا رہی تھی۔ دوسرے دن میں نے گھر کی تھوڑی بہت جھاڑ پونچھ کی اور کچن میں ضرورت کا سامان رکھنے لگا، مگر مسلسل قدموں کے نیچے فرش کو کھڑکھڑاتا ہوا محسوس کیا تو میں وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور آہستگی سے دستک کے انداز میں فرش کو بجایا تو مجھے وہاں دروازے پر دستک جیسی آواز محسوس ہوئی تھی۔ میں ٹھٹک گیا۔ گھروں کے فرش ایسے کبھی نہیں ہوا کرتے۔ میں بھی جانتا تھا، میں نے جو فرش پر غور کیا تو وہاں ماربل کے ڈیزائن جیسی شیٹ بھی چھائی ہوئی تھی۔ یہ بات مجھے چونکا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے چھری اٹھائی اور اس جگہ سے شیٹ کو کاٹ کر الگ کیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ شیٹ کے نیچے لکڑی کا تختہ سا رکھا ہوا تھا جو ہر بار قدم پڑنے پر آواز پیدا کرتا تھا اور کھڑکھڑاتا رہتا تھا۔ میں حیران ہونے لگا کہ آخر فرش پر لکڑی کا تختہ رکھنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔ مجھے اس سے اتنی الجھن ہو رہی تھی کہ میں نے اسی وقت ساری شیٹ ہٹا کر تختہ الٹ دیا، مگر تختہ الٹتے ہی میری آنکھوں نے میرے سامنے زمین و آسمان گم کر دیے۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میں جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا کیونکہ تختہ ہٹتے ہی نیچے ایک چھوٹا سا سٹور نما کمرہ نظر آیا تھا۔ وہ کمرہ زیادہ گہرا نہیں تھا اور چوڑائی بھی بہت کم تھی۔ میں آرام سے اس میں داخل ہو سکتا تھا، مگر وہاں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے کچن کی روشنی بھی نہیں جلائی تھی کیونکہ دن کا وقت تھا۔ میں نے اسی وقت لائٹ آن کی تو سٹور نما تہہ خانے کا منظر واضح ہو گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو میرا وجود ساکن رہ گیا۔ وہاں ایک کونے میں کوئی انسانی وجود پڑا ہوا تھا۔ موبائل کی روشنی جلا کر جب میں نے دیکھا تو وہ بالکل جوان لڑکی کی لاش تھی۔ میرا دل یکدم رک سا گیا تھا۔ خوف کے مارے میں چند قدم پیچھے ہوا۔ میرے ہاتھ بری طرح کپ کپانے لگے۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے پولیس کو کال ملانا چاہی۔ ایک لاش کو یوں لاوارث اور اکیلا پڑا دیکھ کر میرے ہاتھ جواب دے رہے تھے، مگر کال ملاتے ہوئے میں یکدم رک گیا۔ میرے دل میں خوف پیدا ہوا، اگر میں پولیس کو بلاتا تو مجھ پر بھی الزام لگ سکتا تھا۔ جب تک سچ نکلتا یا الزام مجھ پر سے ہٹتا میری نوکری چلی جاتی۔ میں عام سا بندہ تھا، پولیس سے محتاط رہتا تھا۔ میں نے پولیس کو کال کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ روشنی میں اس لڑکی کا جائزہ لیا تو میری آنکھیں اس کے چہرے پر جم گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاندی میں نہایا ہوا کوئی چہرہ تھا۔ وہ لڑکی نہایت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ مردوں کی طرح بالکل بے رنگ ہو رہا تھا، مگر اس کے وجود کی شفاف رنگت اور کشش مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میرا دل بے ایمان ہونے لگا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے لڑکی کا چہرہ چھوا تو اس کے وجود کی نرمی نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں حیران ہونے لگا، نہ جانے اس لڑکی کو یہاں کس نے چھپایا تھا۔ وہ لاش اتنی پرانی نہیں لگ رہی تھی اور اس کے چہرے کی نرمی بھی بتا رہی تھی کہ اسے مرے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ میں الجھ گیا تھا۔ مجھے اس گھر میں شفٹ ہوئے دوسرا دن تھا۔ میرے آنے سے ایک روز پہلے اس گھر کے لوگ یہاں سے گئے تھے۔ پھر وہ لڑکی اس تہہ خانے میں آخر کیسے پہنچی اور اس کی موت کب ہوئی تھی؟ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میرا دماغ اور سمجھ بوجھ تو ویسے بھی ختم ہو چکی تھی۔ میرا تو اس لڑکی پر دل بے ایمان ہو چکا تھا۔ میں نے اتنا حسن آج تک کبھی کسی لڑکی میں نہیں دیکھا تھا جتنا اس مری ہوئی لڑکی کے چہرے میں کشش تھی۔ وہ بے جان تھی، اس وقت میرے ہی رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے خوبصورت وجود کی کشش دیکھ کر میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں تیزی سے اس کمرے سے کچن میں گیا اور بیرونی دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ میرے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے۔ چھپ کر گناہ کرنے کا وہ احساس مجھے شرمندہ کر رہا تھا، مگر میری نظر میں وہ مردہ لڑکی کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ لڑکی مر چکی تھی، اسے بھلا عزت و ناموس سے
क्या लेना देना था, उसे वैसे भी ज़मीन में दफन होना था। ऐसा हुस्न ज़मीन के सुपुर्द कर देने का ख्याल ही मुझे बेचैन कर गया था। मेरे अंदर अजीब सा जोश बढ़ चुका था। उस लड़की को छूने की ख्वाहिश शिद्दत पकड़ती जा रही थी। बिरोनी दरवाज़ा बंद करके मैं मुतमिन हो गया था। तेज़ी से उस तहखाने नुमा कमरे में पहुंच गया। मैंने सोच लिया कि एक दो बार उसे चुपचाप इस्तेमाल करके खामोशी से उसी कमरे में छोड़ दूंगा या फिर किसी नाले में गिरा आऊँगा। अगर मुझे खामोशी से उसे दफनाना पड़ता तो मैं वो भी करने को तैयार था, मगर उस लड़की को ऐसे हाथ में जाने नहीं दे सकता था। वह निहायत खूबसूरत और नाजुक सी लड़की थी। उसका चेहरा बता रहा था कि उसकी उम्र बमुश्किल 19-20 बरस थी। उसकी मौत उसके घर वालों के लिए यकीनन क़यामत साबित हुई होगी। मेरी नज़रें उस लड़की के वजूद पर टिकी हुई थी। मेरे पास ये सोचने का भी वक्त नहीं था कि वो लड़की कब और कैसे मरी। मैंने बिना सोचे समझे उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाया। उस लड़की की खूबसूरती और नाज़गी मेरे हाथ पर बुरी तरह सवार हो रही थी। मैं पागल होता चला गया। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि वो एक मुर्दा लड़की थी, और लाश पर तो सुना था मक्खी भी बैठ जाए तो अजियत होती है। मैं तो फिर उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना रहा था। इस बेहिस्सो हरकत सर्द वजूद के एहसासात उसकी ज़िंदगी के साथ ख़त्म हो चुके थे। मैं उस लड़की को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता रहा था। जब दिल भरा तो वहाँ से किचन में दाखिल हुआ और वह तख्ता उस जगह पर बराबर करके ऊपर शीट फैला दी। जोश की शिद्दत से मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा था। ऐसा लगता था बैठे बिठाए मुझे खिलौना मैसर आ गया है जिसके बारे में कोई जानता तक नहीं था, और मैं उसे जब जैसे चाहता इस्तेमाल कर सकता था। अगली सुबह मुझे दफ्तर जाना था। मैं सुबह सुबह दुकान से दूध लेने गया तो लोगों की नज़रों से बचने लगा। मेरे दिल में चोर था, इसलिए मैं हर एक से नज़र चुरा रहा था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कोई ना कोई रोक कर पूछेगा कि मैंने उस लड़की पर वो जुल्म क्यों किया। पहली बार गुनाह किया था, इसलिए खौफ दिमाग पर सवार था, मगर शायद लोग इस लड़की की मौजूदगी से अनजान थे। मैं भी यही सोचता रहा था कि उस लड़की के वारिसीन कौन होंगे, उसे उस तहखाने में किसने रखा होगा। मेरे मामूल के दिन शुरू हो गए थे। मैं घर से नाश्ता करके दफ्तर निकलता था तो शाम को ही लौटता था। रात का खाना बाजार से ले लेता था, और जब दिल चाहता मैं उस तहखाने में जाकर उस मुर्दा लड़की को दिल खोल कर इस्तेमाल करता रहता था। किसी को खबर तक नहीं थी कि उस अकेले घर में मैंने एक कम उम्र लड़की की लाश को अपनी तस्कीन का जरिया बनाया हुआ था। मगर उन दिनों मुझे बाजार में लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनने को मिली जो मुझे उस लड़की के बारे में सोचने पर मजबूर कर गई थी। एक रोज़ मैंने दूध लेते हुए कुछ सोचकर उसे दूध वाले से सवाल किया, सब लोग उस घर के बारे में इतने सवालात क्यों करते हैं? ऐसा लगता है लोगों को इस घर से डर लगता है, जबकि मैंने उसमें ऐसा वैसा कुछ महसूस नहीं किया। मैं खोजना चाहता था कि किसी को उस लड़की की लाश के बारे में अगर कुछ पता था तो दूध वाला ज़रूर बताता। तब मुझे दूध वाले ने ऐसी बात बताई जो मुझे बुरी तरह ठिठका गई। उसने कहा कि भाई, इस घर में आपसे पहले जो किराएदार रहते थे उनके साथ बहुत घिनौना हादसा पेश आया था। कहने लगा, इस घर में एक मर्द अपनी छोटी बहन और बीवी के साथ रहता था। पिछले कुछ दिनों से मोहल्ले वालों को रात के वक्त इस घर से लड़की के रोने की आवाज़ आती थी। हम सबको लगा कि शायद उस लड़के की बहन के साथ कोई मसला हो रहा था। घर में छोटी मोटी जरब तो होती रहती थी, मगर रोजाना रातों को उस लड़की का रोना मोहल्ले वालों को ठिठका रहा था। जब औरतों ने जाकर घर वालों से सवाल किया तो नंद और भाभी दोनों डरी हुई थी। बताने लगी कि हम भी पिछले कुछ रोज घर में किसी जवान लड़की के रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनते हम रातों को सो नहीं सकते। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि अचानक इस घर में कैसी आवाज़ें आने लगी हैं। मैं दुकानदार की बात पर ठिठक गया। उसकी बात से मुझे यही लगा था कि वो रोने की आवाज़ें यकीनन इसी लड़की की थीं, मगर वो बता रहा था कि लड़की ने भी खौफ का इजहार किया था। दुकानदार बोला कि मोहल्ले वाले सब परेशान हो गए, तसल्ली दिलासा देकर वापस लौट आए, मगर चंद रोज यही हालत रही। फिर अचानक एक रोज उनकी बेटी घर से गायब हो गई। वो कहने लगा, एक सुबह इस घर से लड़के की बीवी के रोने और चीखने की आवाज़ें आई। सब मोहल्ले वाले वहाँ जमा हो गए और परेशानी से सवाल किया तो उस औरत ने रोते हुए बताया कि उसकी नंद घर से गायब हो गई है। लड़का पागलों की तरह इर्द गिर्द अपनी बहन को ढूंढ रहा था। हमें यही लगा कि शायद लड़की घर से भाग गई होगी, मगर उसकी भाभी बुरी तरह रोने लगी। बोली, मेरी नंद ना ही बदकार थी, न कभी घर से गैर जरूरी बाहर निकलती थी। सब मोहल्ले वाले गवाह थे कि वाकई लड़की घर में रहना पसंद करती थी। औरत बोली, रात के वक्त घर का दरवाज़ा भी अच्छे से बंद था, घर में कोई दाखिल भी नहीं हुआ था। लड़की अचानक ही अपने कमरे से गायब हो गई थी। कोई समझ नहीं पाया था कि वो कहाँ गायब हुई। पूरा दिन उसका भाई उसे गली मोहल्ले में ढूंढता फिरा, फिर थक कर बैठ गया। उसकी भाभी का यही जोर था कि लड़की घर के अंदर ही अचानक गायब हुई है। मोहल्ले वालों ने उस पर बिल्कुल यकीन नहीं किया था, मगर वो खामन बीबी बहुत खौफजदा हुए थे और उसी रोज़ ही अपना सामान समेट कर वो इस घर से चले गए। मैं ये सब सुनकर सोच में मुब्तला हो गया था। मुझे पूरा यकीन था कि वो लाश उसी लड़की की थी जिसकी भाभी और भाई
उसे तलाश करते रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लाश गायब हो गई थी, जबकि वो लाश तो किचन के उस तहखाने में पड़ी हुई थी। बज़ाहिर वो लड़की बिल्कुल ठीक ठाक थी, उसके जिस्म पर कोई ऐसा वैसा निशान नहीं था कि मैं ये समझ लेता उसे मारा गया था। मैं उस दुकानदार को नहीं बता पाया, क्योंकि अब मैं जो कुछ उस लाश के साथ कर रहा था, मैं कभी ये सच किसी को नहीं बता सकता था। शर्मिंदगी से मेरा सर झुक गया था। उस मासूम लड़की के बारे में ये सुनकर मुझे शर्मिंदगी हुई थी कि वो लड़की पाकीज़ा और मासूम थी। मैंने दुकानदार से पूछा कि इस गायब होने वाली लड़की का भाई और भाभी कहाँ गए। उसने कहा हम में से कोई नहीं जानता वो कहाँ चले गए। मालिक मकान के रिश्तेदार थे, वो शायद जानता हो। मोहल्ले वालों ने कभी उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। आज तक लोग इस बात पर खौफ का शिकार हैं कि उनकी मौजूदगी में रातों को लड़की के रोने की आवाज़ आती थी। फिर उस घर की लड़की गायब होगी और वो घर वाले घर छोड़कर चले गए। तो इसके बाद मोहल्ले वालों ने कभी इस घर में कोई ऐसी वैसी आवाज़ नहीं सुनी थी। अब लोगों ने ये मान लिया कि इस घर पर किसी जिन्नात का साया था। मैं दूध लेकर वापस आ गया। मेरा दिमाग उलझा हुआ था। बज़ाहिर देखकर मुझे ऐसा ही लग रहा था कि इस लड़की को इस तहखाने में जानबूझकर बंद किया गया था, मगर दुकानदार के मुताबिक नंद और बाबी में बहुत सलूक और मोहब्बत था। लोगों ने जब लड़की के गायब होने पर उसके किरदार पर उंगली उठाना चाही तो सबसे पहले उसकी बाबी ही उसके हक में बोली थी और सबसे लड़ने लगी थी कि उसकी नंद बाहया और बाकिरदार लड़की थी। सबको लग रहा था कि उस लड़की को किसी जिन ने गायब कर दिया था, मगर मैं तो सच जानता था कि किचन में साफ नई शीट और तख्ते से बंद किया गया तहखाना सच जाहिर कर रहा था कि उस लड़की को जानबूझकर वहाँ किसी ने बंद किया था। और अब जूं दिन गुजर रहे थे, उस लाश में बदबू पैदा होने लगी। मैं भी अब मास्क लगाकर वहाँ जाता था। सब कुछ जानकर मैं घर वापस गया तो उसी तहखाने में कितनी देर लड़की के सामने बैठा रहा। मैं उस लड़की को जब भी देखता पागल हो जाता। उसका हुस्न ऐसा ही साहिर कुन था कि इंसान अपने होशोहास खो बैठता। मैं 4-5 रोज से उसे इस्तेमाल कर रहा था। अब लड़की की लाश में बू इतनी बढ़ चुकी थी कि उसके करीब जाना मुहाल हो रहा था। परेशान हो गया। उसे अब किसी जगह जाकर दफनाना या किसी नाले में फेंकना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उसे उसी तहखाने में भी नहीं छोड़ सकता था। उस लड़की की लाश की वजह से अब किचन में भी बू फैलने लगी। मालिक मकान कभी भी घर आ सकता था। अगर किसी को शक हो जाता तो मैं पकड़ा जाता। मैं परेशान रहने लगा। 5वें रोज मैंने उस लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि मेरी रूह फना होगी। घर की अचानक घंटी बजने लगी। मैं बौखला गया। घबराकर उस तहखाने से निकला। तख्ता और बेडशीट बराबर करने के बाद भी घंटी मुसलसल बजती रही। मैं घबराया हुआ सा दरवाजे के करीब पहुंचा। चेहरे का पसीना साफ करते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक मकान खड़ा था। मैं उसे देखकर चौंक गया। वो भी घबराया हुआ लग रहा था। कहने लगा, मैं घर को एक नज़र देखने आया था, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं अंदर आ जाऊं। मैं परेशान हो गया। अगर वो किचन की जानिब जाता तो किचन में फटी हुई शीट उसकी नज़रों में आ जाती, लेकिन मालिक मकान को मना करना भी मुश्किल था। मैंने सर हिलाकर उसे रास्ता दिया। मेरा दिल खौफ से दर दर कर रहा था। मालिक मकान इधर उधर देखते हुए मुझसे बोला कि अगर तुमने कोई सौदा सरफ लेने बाजार जाना है तो जा सकते हो, मेरी फिक्र मत करो, मैं एक नज़र घर को देखकर चला जाऊंगा। मैंने कहा, नहीं, मुझे अब वैसे भी कहीं नहीं जाना, मैं दफ्तर से वापस आकर थक जाता हूँ। तो अब आराम करने लगा था। वो घर को देखता रहा, फिर बोला कि ठीक है, मैं अब जाता हूँ, तुम आराम कर लो। कल दफ्तर जाने से पहले मुझे घर की चाबी दे देना, मैं आकर देख लूंगा। मैं बौखला गया। अगर वो मेरी गैर मौजूदगी में आता तो तहखाना देख लेता। वो मालिक मकान था, यकीनन उसे तहखाने की खबर थी, मगर अब वहाँ जो लाश रखी हुई थी उसकी खबर होती तो मैं पकड़ा जाता। मैंने कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में घर के अंदर मत आना। अब इस घर में मेरी रहाइश है, मेरी कुछ ज़ाती चीज़ें भी यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मालिक मकान शर्मिंदा हो गया, बोला ठीक है, मैं फिर कभी आ जाऊँगा। वो वहाँ से चला गया। मैं सर पकड़ कर बैठा रह गया। लाश को ठिकाने लगाना ज़रूरी हो गया था। मालिक मकान भी अब घर चक्कर लगाना चाहता था। मैं उसे आखिर कब तक रोक सकता था। अगले रोज़ मैं दफ्तर जाने लगा तो गायब दिमागी की वजह से मोबाइल घर पड़ा रह गया। रास्ते में मुझे ख्याल आया तो मैं फ़ौरन वापस गया। दरवाजे पर पहुंचा तो होश उड़ गए। मालिक मकान मेरी गैर मौजूदगी में घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर घर पर आ गया। वो जल्दी से वजाहत देने लगा कि घर में कुछ बिजली का काम करवाना था। मैंने सोचा कि तुम जब तक आओगे मैं वो काम करवा लूँगा। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे। अगर मेरी गैर मौजूदगी में वो घर में दाखिल हो जाता तो तहखाने का राज जान लेता। वो मुझसे पूछने लगा, तुम अचानक कैसे आए? मैंने उसे कहा, आज मेरी दफ्तर से छुट्टी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं घर में आराम करना चाहता। मैं अपनी मौजूदगी में मालिक मकान के साथ बिजली का काम करवाने का सोच रहा था, मगर वो बोला, तुम अभी आराम करो, मैं चला जाता हूँ। वो फिर से चला गया। मैं हैरान होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, जबकि वो घर में अकेले आना चाहता था।
میرا دماغ مالک مکان کی مشکوک حرکتوں کی وجہ سے کھٹک چکا تھا۔ اس روز تو بہانہ بنا کر میں نے اپنی جان چھڑوا لی، مگر ایسا کب تک چلتا؟ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگا کہ اب اس لڑکی کی لاش کا کیا کروں۔ اگلے روز جانے سے پہلے میں نے گھر کو نیا تالا لگایا، جس کی چابی صرف میرے پاس تھی۔ میں دفتر روانہ ہو گیا تو کچھ دیر بعد مالک مکان کی مجھے کال آئی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اس گھر میں پہلے جو خاوند بیوی رہتے تھے انہیں گھر سے کچھ ضروری سامان اٹھانا ہے، تم نے دوسرا تالا کیوں لگایا؟ مالک مکان کا لہجہ چبھتا ہوا سا تھا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا کہ وہ گھر میری رہائش ہے اور میری اجازت کے بغیر تم گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ مالک مکان نے میری بات پر غصے سے کال کاٹ دی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ غصے میں وہ کیا کرنے والا تھا۔ میں دفتر میں سارا وقت پریشان بیٹھا رہا، مگر جب گھر لوٹا تو وہاں پر محلے والے سب جمع تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کچھ لوگوں نے میرا گریبان پکڑ لیا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے گھر کے سامنے لے آئے۔ میں گھبرا گیا کہ آخر ایسا کیا ہوا۔ پتہ چلا میری غیر موجودگی میں مالک مکان وہ تالا توڑ کے اس گھر میں داخل ہوا، کیونکہ مجھ سے پہلے اس گھر میں جو عورت رہتی تھی وہ مالک مکان کی سالی تھی۔ مجمع میں وہ عورت چیخ کر رو رہی تھی اور اپنے بال نوچ رہی تھی۔ اس نے بتایا میری کچھ روز سے اپنی نند کے ساتھ لڑائی چل رہی تھی۔ شوہر گھر آتا تو بیوی اور بہن پر غصہ کرتا، اس کی بہن ساری رات روتی رہتی تھی۔ وہ بہت حساس لڑکی تھی۔ محلے والوں کو شک ہوا تو نند بھابی نے جھوٹا ڈرامہ کیا کہ وہ بھی آوازیں سنتی ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی مجھے ایک روز نند کے مسلسل بحث کرنے پر غصہ آیا تو میں نے اسے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ وہ نیچے سے آوازیں دیتی رہ گئی مگر میں نے وہ تختہ نہیں ہٹایا، جبکہ اوپر گھر میں پڑی نئی شیٹ فرش پر پھیلا کر تہہ خانہ بالکل بند کر دیا اور شوہر سے جھوٹ بول دیا کہ لڑکی بھاگ گئی ہے۔ اپنی حرکت کے بعد اسے اتنے دن بے سکونی رہی، وہ اپنے ظلم پر پچھتاتی رہی۔ اس کی نند تہہ خانے میں بے ہوش ہو گئی تھی اور شاید اس حال میں مر گئی۔ وہ عورت واپس آئی تاکہ نند کو واپس نکالے۔ بہنوئی کو سب بتا کر اس نے میری غیر موجودگی میں اپنی نند کی ناش نکالی تو اندازہ ہوا کہ لڑکی مر چکی تھی اور میں اسے اپنی ہوس کا نشانہ بناتا رہا تھا۔ پورا بازار مجھے لان تان کرتا، ٹھوکریں مارتا رہا۔ میں ذلت سے زمین میں گڑ گیا۔ اسی وقت پولیس آ کر لڑکی کی بھابی اور مجھے گرفتار کر کے لے گئی۔ میں نہیں جانتا تھا اس کی بھابی کو کیا سزا ملی، مگر مجھے پھانسی گھاٹ میں بھیج دیا گیا۔ مجھے ایک بار ہی ملاقات کا موقع ملا۔ میری بیوی اور ماں ملنے نہیں آئی۔ ایک دوست آیا تو میں نے اسے اپنی ساری کہانی سنا کر درخواست کی کہ لوگوں کو ضرور بتانا مجھ جیسے گناہ گار لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے، اور بتانا کہ جس گھر میں معصوم بہنیں اپنی بھابھیوں کے ساتھ اکیلی ہوں وہاں بھائی بہت محتاط رہا کریں، ایسا نہ ہو ان کی بہن ظلم کا شکار ہو کر مجھ جیسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جائے اور وہ یہی سوچ کر روتے رہیں کہ ان کی بہن کو جنات نے غائب کر دیا ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور روزانہ ایک نئے سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔